तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बायोलॉजी का सेट नंबर 1 और यह वीडियो जो होगा बायोलॉजी 12th क्लास के एग्ज़ाम्स जो होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड का, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में करीब 250 क्वेश्चंस हम आपको प्रदान करेंगे, जो कि वीडियो नंबर 1 होगा। वीडियो नंबर 2 के बारे में सोचेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो नंबर 1 में ऐसे सभी क्वेश्चनों को हम खींच दें, ऐसे सभी क्वेश्चनों को आपको प्रदान कर दें जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो ये जो 250 क्वेश्चन करीब हैं उनको हम उम्मीद करेंगे कि आप एक एक करके देखते चले जाइएगा। कुल सेट 10 हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख करके नोट कर गए और इसके सभी क्वेश्चनों को आप अपने जहन में रख लिए तो उम्मीद करिए कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको ऑब्जेक्टिव से संबंधित नहीं मिलेंगे 12th एग्जामिनेशंस बिहार बोर्ड का। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आपके दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि जल माध्यम के द्वारा ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उस जीव का नाम आपको बता देने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रायोफाइट्स। याद रखेंगे, ब्रायोफाइट्स जो है इसको निषेचन के लिए ये जल माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन से संबंध सबसे भिन्न है, यानी कि आपको प्रश्न दिखाया जा रहा है। सेट नंबर 1 का आपके पास से क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन संबंध भिन्न है? एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर होता है, ब्लीडर्स डिजीज होते हैं, क्रिस क्रॉस या वसांगत्य होता है, या एस संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर होता है। यानी याद रखेंगे कि हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे भिन्न है, तो यानी कि एक्स जो होगा संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर है। बाकी तीनों के तीनों एक समान रूप दिखाते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रश्न लिखा गया है। जो अंग्रेजी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अंग्रेजी जिनका माध्यम है, मीडियम है, वो अंग्रेजी में क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्टेड द ऑड वन आउट विच एक्सपेक्टेड द हीमोफीलिया, आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जिनको समस्याएं आ रही हैं वो अपने जो अंग्रेजी माध्यम से एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि मिनी माता बीमारी किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है मिनी माता डिजीज़ इज़ ड्यू टू पॉल्यूटेंट, यानी कि आपको किसके कारण से होता है, किसके वजह से होता है मिनी माता रोग। ये तीसरे नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मरकरी के माध्यम से। तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मरकरी के माध्यम से जो है वह मिनी माता यानी कि जो पारा होता है इसके माध्यम से होती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। चौथा नंबर क्वेश्चन है सेट नंबर 1 का। इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी जो गाय है वह दूध देने वाली सबसे जो ज़्यादा दूध देती है उसका उदाहरण है। चौथे नंबर का सही आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हॉलस्टेन। या देखेंगे हॉलस्टेन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इन द हाई मिल्क एलिडिंग ये वैरायटी ऑफ द काउ, ये आपका ऑप्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, हॉलस्टेन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है सेट नंबर 1 का कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? प्रश्न आपके सामने है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, ये अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि XO टाइप में लिंग निर्धारण में, X और XO टाइप में लिंग निर्धारण में देखना है कि कौन सी क्वालिटी होती है। मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, मादा के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, नर के 2 X क्रोमोसोम होते हैं, या नर होमोगैमेटिक होते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है कि जब इस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे XX और S एकल यानी XO टाइप में लिंग निर्धारण जो होगी, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे प्रदान कर पाती है। ये इंपॉर्टेंट होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी में भी क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज, यानी कि दूसरा पॉल्यूटक है। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? इसका ऑप्शन है 7वें नंबर में देख लीजिएगा, एरोसोल, CO2, PN या CO। सही आंसर होगा 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आपके पास PAN के नाम से जाना जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या कहा था? ऑप्शन नंबर ए। 7वें नंबर में ऑप्शन नंबर सी चला, ऑप्शन नंबर सी यानी PAN। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ताइचुंग 1 किसकी किस्म है?
ताइचुंग वन, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम आपके लिए प्रदान कर रहे हैं। ताइचुंग वन किसकी किस्म है? 8वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान। ताइचुंग वन किसकी एक प्रजाति है या किसकी एक किस्म है? तो यह धान की एक किस्म है। आगे बढ़ते चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गैमेट्स के युग्मक को कहते हैं, गैमेट्स के युग्मक को क्या कहते हैं? 9वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैमेट्स के युग्मक को जो है पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। कहता है कि फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड, सही बात में है, पार्थेनोजेनिस। अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए इसलिए दोनों भाषा में क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। 9वें नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेटिक्स बनाएंगे? इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेटिक्स का निर्माण करेंगे? ऑप्शन के अनुसार जो होगा वह 10वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, उसके बाद सी, यानी कि दोनों के दोनों कैपिटल ही होंगे अंत में। तो इस प्रकार से कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स का निर्माण करेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए, बी, सी, याद रखेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी। आगे क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु प्रोपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम? ये सही आंसर आपके पास इसका आसानी पूर्वक जानते होंगे, कोई ज़्यादा ये महंगा क्वेश्चन है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। उसका सही आंसर आपको बता देना है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। टेस्ले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद करेंगे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 12 का 10वां का 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया है टेंसले, और 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाता है? सूक्ष्म प्रजनन, सीमैटिक संकरण, सोमैटिक भ्रूणबद्ध या फिर एंथर संवर्धन? सही आंसर 12वें नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा बनाया जाता है। मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू ईस्ट टिश्यूज कल्चर इन द कॉल्ड माइक्रो प्रोग्रेशंस यानी कि प्रोपिगेशंस यानी कि सूक्ष्म प्रजनन इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कहता है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बहुत फेमस क्वेश्चन भी है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ब्राइबोफिल्म, जलकुंभी, अगेव या केला? सब जानते होंगे आप, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल? सही आंसर आप लोग चुन चुके होंगे। अगले क्वेश्चन 14 नंबर है कि होलेड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। कहता है कि होलेड्रिक जीन्स आर फाउंड ऑन, यानी कि यह किस में पाया जाता है, यह कैसे होता है? तो होलेड्रिक जीन उपस्थित होता है। 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यह जो है वाई क्रोमोसोम में उपस्थित होता है, यानी कि होलेड्रिक जीन्स आर फाउंड इन वाई क्रोमोसोम। दैट इज द राइट आंसर। नाउ वी कैन गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल आसानी पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड रेन इज द कॉज्ड बाय, अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है? 15वें नंबर का आप लोग आंसर हमें बता सकते हैं या आप देखते रहिए 15 नंबर का आंसर क्या होगा। तो देखेंगे 15 नंबर के आंसर जो होंगे वह 15 नंबर का सही आंसर मुख्य रूप से SO2 और SO3 देंगे, सल्फर के और सल्फर के ट्राई और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में इसको माना जाता है। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा, यानी कि 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए SO2 और SO3। किसी प्रकार की कोई डाउट्स अगर आपको नज़र आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक अगर हो जाए, अगर आपको लगे कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो आप स्वतंत्र हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे। कृत्रिम वीर्य सेचन का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
कृत्रिम वीर्य सेपन का प्रयोग किस में नहीं किया जा सकता है? घोड़े में, ऊँट में, मछली में या बकरी में? 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम वीर्य सेपन जो है वह मछली में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 का सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि घोड़े में, ऊँट में और बकरी में कृत्रिम वीर्य सेचन होता है लेकिन मछली में नहीं किया जाता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस कैन नॉट बी प्रैक्टिटेड इन, यानी कि सही आंसर फिश होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, कहता है कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इज, तो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी कहलाती है? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पोरोजोइट्स। याद रखेंगे प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था को स्पोरोजोइट्स के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे स्टूडेंट्स। डायबिटीज का कारण है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। डायबिटीज का कारण है, कॉजेस ऑफ द डायबिटीज इज सोडियम आयन की कमी, सोडियम आयोडीन की कमी, एंजाइम की कमी या हार्मोन की कमी। तो डायबिटीज़ का कारण इनमें से कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन की कमी की वजह से डायबिटीज होता है। आप सभी जानते हैं इंसुलिन हार्मोन होती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स देख लेंगे 19 नंबर। डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, डेयरी फार्म में उपलब्ध क्या होता है? डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है दूध, मक्खन, पनीर, सभी। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है दूध होता है, मक्खन होता है, पनीर होता है, सभी के सभी डेयरी फार्म में उपलब्ध होते हैं। व्हाट इज अवेलेबल इन द डेयरी फार्म? मिल्क, बटर, चूज, यानी चीज और उसके बाद क्या होते हैं? ऑल। द राइट आंसर इज ऑल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखें। टी सेल्स उत्तरदायी होता है, टी सेल्स किसके उत्तरदायी होता है? यानी प्रश्न कहता है टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, टी सेल्स किसके लिए उत्तरदायी होता है? 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया के द्वारा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन के माध्यम से ये होता है। आपके पास टी सेल्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सेल मेडिएटेड इन इम्यून और उसके बाद रिएक्शन, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। कहता है डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, डायबिटीज जो रोगी होते हैं उनके मूत्र में क्या रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है उनमें, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में शर्करा अधिक मात्रा में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? 22वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर हो जाएगा कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइसलैंड, यानी डार्विन अपनी यात्रा के दौरान कहाँ पर गया था? तो गैलफेंगो द्वीप पर गए हुए थे। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान कहाँ पर गए थे? तो याद रखेंगे गैलफेगो द्वीप पर, गैलपेगोस पर ये पहुँचे हुए थे, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे 2000 मिलियन वर्ष, याद रखेंगे 2000 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते हैं स्टूडेंट और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? मानव का विकास हुआ कहाँ था? इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, जानते भी होंगे मानव का विकास कहाँ हुआ था, सभी लोग जानते हैं। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट सभी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जाने पहचाने होंगे, बिल्कुल आप उनसे ये होंगे। कोशिश ये रहती है एग्जामिनर को कि बच्चे पास हो जाए, ऐसा नहीं होता कि फेल करा दिया जाए, फिर भी वे थोड़ा सा टॉप लेवल चुनना चाहते हैं स्टूडेंटों को, थोड़ा सा स्कॉलर स्टूडेंट चुनना चाहते हैं, इसलिए वे थोड़ा सा क्वेश्चन को उसमें टॉप भी शामिल कर देते हैं। ध्यान देखिएगा अगला क्वेश्चन है जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। देखिए बहुत ही गजब क्वेश्चन है, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल करके आता है, यह सिद्धांत किसने प्रदर्शित किया था? जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत किसने प्रदर्शित किया था? इसका सही आंसर आप लोग हमें बता सकते हैं, हमें बता रहा हूँ, अपेरियन, डार्विन या लुई पास्चर। यह सिद्धांत जो है
25 का जो क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लुई पास्चर ने ही कहा था कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल करके आता है, यह लुई पास्चर ने आपको प्रदान किया है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। कहता है डिंब वाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिल करके बनाते हैं। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिंब वाहिनी और उसके बाद गर्भाशय तथा योनि मिल करके क्या बनाते हैं। 26 नंबर है आपके पास नर सहायक नलिका, स्त्री सहायक नलिका, गर्भाशय ग्रीवा और अंडाशय पिटिका। साधारण सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। स्त्री सहायक नलिका बनाते हैं डिंब वाहिनी गर्भाशय तथा योनि मिल करके। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका रहता है, उसका नाम जो है आपको बता देना है उसको। 27 नंबर का इसको अग्रछद कहा जाता है, याद रखेंगे अग्रछद। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। कहता है द इंग्लैर्जेस्ट एंड इन द पेनिस कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ द स्किन कॉल्ड इज द क्या होंगे फोर स्किन इसका नाम होता है। फोर स्किन यानी कि अग्रछद इसको बोला जाता है। उम्मीद करेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है। सॉरी 28वें नंबर WHO का पूर्ण रूप क्या है। बेहद ही आसान क्वेश्चन। WHO का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि WHO रिफर टू द फुल फॉर्म ऑफ WHE यानी कि HO का क्या फुल फॉर्म होता है। सही आंसर आपके पास हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट 28 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा। तो बायोलॉजी का सेट नंबर 2 आपके पास उपस्थित है, इसमें भी 28 क्वेश्चन हमने रखे हैं। देखिएगा प्रश्न कहता है दूसरे नंबर सेट में कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। इसका आपको आंसर बता देने हैं, हम भी बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरे। तो प्रश्न है आपके पास कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, डिंब, युग्मनज, अध्यावरण या फिर न्यूसेल्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इनमें से कौन सा अगुणित है। तो अगुणित पाया जो जाता है वह आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, डिंब इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है विच वन ऑफ दिज इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को इसमें चुन लेने हैं। आगे बढ़ते चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर कहता है कि एक एलील है। कहता है एन एलील इज द, एक एलील क्या है, किसी गुण के जीनों की पूर्ण संख्या, गुणसूत्र पर जीनों की पूर्ण संख्या, जीनों के वैकल्पिक प्रकार या विशेषताओं के वैकल्पिक प्रकार। आपके पास इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा, यानी कि जीनों के वैकल्पिक प्रकार को एलील कहा जाता है। एक एलील है जीनों के वैकल्पिक प्रकार होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन इज कॉल्ड एन एलील। ये आपके पास अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए था। आगे बढ़ते चलते हैं स्टूडेंट्स और अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देखते हैं। और तीसरा नंबर आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि आपस में जुड़े हुए आहार श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तीसरे नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आहार जाल कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ द इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव, दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कवक एक उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को कहा जाता है। कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन द फंगी एंड रूट्स आर ऑफ द हायर प्लांट इज कॉल्ड, राइट आंसर इसका हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी, इसको माइकोराइजा कहा जाता है। याद रखेंगे माइकोराइजा इसका सही आंसर होगा कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को हम लोग माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। आइए भागते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ और अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को देखिएगा कि प्रश्न कहता है कि जेम्यूल्स पाए जाते हैं। जेम्यूल्स किस में पाए जाते हैं, इसका आंसर आप लोग को हमें बताने हैं। जेम्यूल्स पाए जाते हैं 5वें नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पंज में। जेम्यूल्स आर फाउंड इन स्पंज, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पंज में जेम्यूल्स पाए जाते हैं।
छठा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है से शादी करता है, तब अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है से शादी करता है, फिर से इसको अंग्रेजी में समझ लीजिएगा। इफ़ ए नॉर्मल मैन मैरिज अ गर्ल हु इज़ कैरियर फॉर द हीमोफीलिया, देन क्या होगा? अगर एक सामान्य पुरुष एक लड़की ऐसे शादी करता है जो हीमोफीलिया की कैरियर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, तब इसमें से कौन से लक्षण आपको सही लगते हैं? सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, सभी पुत्रियां हीमोफीलिया से ग्रसित होगी, 75% संतति हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगे। छठे का सही आंसर है कि 50% जो पुत्र होंगे वे हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएंगे किसी भी प्रकार से। तो देखिएगा, तो कहता है इफ़ नॉर्मल मैन मैरिज अ गर्ल हु इज़ कैरियर फॉर द हीमोफीलिया, देन 50% ऑफ द सॉन्स विल बी हीमोफीलिक। दिखाई दे रहा है ना? ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी के रूप में कौन जाने जाएंगे? तो इसमें शाकाहारी के रूप में ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह एक शाकाहारी होता है, आपको पता होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और आठवें नंबर क्वेश्चन को जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं यार। देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा जीव जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में प्रयोग होगा? आठवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो होगा वह धान की खेत में प्रयोग होगा। साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में होगा? साइनोबैक्टीरिया। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्व्स एज बायो फर्टिलाइजर इन द पैडी फील्ड्स? सही आंसर है साइनोबैक्टीरिया इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते चलते हैं स्टूडेंट्स। स्क्रीन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है मेरे मोबाइल का, इसलिए समस्या आ रही है। इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? 9वें का सही आंसर आप लोग देखिए, धतूरा में, उसके बाद पेटूनिया में, उसके बाद कार्मेलिना में, ये सभी आपके पास प्रश्न के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो प्रश्न आपके पास है कि इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है? राइट आंसर है, कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डॉज क्लिस्टोगेमिया एक्योर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कॉमेलिना में जो होता है वह एक प्रकार के ग्लिस्टोमेला पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलते रहता है कौन होता है? डीएनए के उस भाग का नाम क्या है जो अपना स्थान बदलते रहता है? 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसपोजांस। याद रखेंगे, स्थान बदलने की वजह से इसके नाम के पहले ट्रांस देखिए लगा हुआ है, याद रखेंगे। ट्रांस बदलना, ट्रांस मतलब स्थानांतरित होना, ये होता है ट्रांसपोजांस जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए भागते चलते हैं और इसका सही आंसर आपने क्या है? पार्ट्स ऑफ द डीएनए विच स्विचेस देयर पोजीशन आर कॉल्ड ट्रांसपोजेंस। एक पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र, ध्यान से देखिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बता देने हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके से 11वें नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारण इनमें से कौन है, यही पूछा गया है। केवल उत्पाद, केवल उपभोक्ता, केवल अपघटनकर्ता, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, इन सभी को एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक के रूप में रखा जाता है। कहता है कि बायोटिक components of an ecosystem include products, consumers and the decomposers। ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है? अरे वाह, गजब क्वेश्चन आया। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? याद रखेंगे, कौन सी जो बैक्टीरिया है वो कर्ड कर देता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 12 नंबर का सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब तो बैंड बजा देंगे। लैक्टोबैसिलस इसका सही आंसर है।
लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है? लीची का भाग खाने वाला कौन सा होता है, या कौन सा भाग जो होता है लीची का वो खाया जाता है? एंडोस्पर्म, मेसोकार्प, एरिल या पेरिकार्प? सही आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा एरिल, यानी कि लीची के खाने वाले भाग को एरिल कहा जाता है। आप सभी जानते भी होंगे इसको। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? 64 जो कोडेन होते हैं उसमें से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? इसमें सही आंसर आउट ऑफ 64 कोनोड्स हाउ मेनी ऑफ द कोडेड फॉर द एमिनो एसिड? दैट इज द 14th नंबर क्वेश्चन। ये 14वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 61 होते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है कि 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं? 61 इसका राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट की पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है? याद रखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव के रूप में कैसे होता है? प्रकाश, गर्मी, रासायनिक पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ के रूप में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह होता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की है? बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? बेहद ही आसान प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है और इसका आंसर आप लोगों को बताने हैं। तो जल्दी से जल्दी, मतलब बताने क्या है, मैं अगर जानते हैं तो फटाफट कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो हम तो है ही। बैक्टीरिया की खोज किसने की है? पाश्चर, कोच, ल्यूवेनहॉक या रॉबर्ट हुक? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक जो हैं वे बैक्टीरिया की खोज करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से कथन आपको सत्य लगते हैं? तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है, तुल्य रूपता अवसारी विकास पर आधारित है, समगतता अवसारी विकास पर आधारित है, इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी में अगर देख लीजिएगा तो प्रश्न बनता है कि विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट? यहाँ पर करेक्ट जो ये स्टेटमेंट है वो सही है। तो एनालोक्सियस आर द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस, इनाग्रेसियस आर द रिजल्ट ऑफ द डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, हिमोलोजिसियस आर द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नॉन ऑफ दिस। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित होता है। आगे क्वेश्चन 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा था जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है? याद रखेंगे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। अल्फ्रेड वॉलेस ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या फिर मिलर ने? राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह बात जो है लैमार्क ने कहा था। हु सेड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ हैव द इवॉल्व्ड फ्रॉम द यूज एंड डिसयूजेस द ऑर्गेन्स? इसको लैमार्क साहब ने कहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि थॉमस मल्थस के कार्य हैं। थॉमस मल्थस के क्या कार्य हैं? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आपके सामने है कि थॉमस मल्थस के कार्य हैं। याद रखेंगे, समष्टि संदर्भ, चयन संदर्भ या विकास प्रक्रम, क और ख दोनों सही है। द वर्क ऑफ द थॉमस मल्थस बेस्ड ऑन द पॉपुलेशंस, सेलेक्शंस, सीरियल डेवलपमेंट या ए एंड बी बोथ? आपके पास 19 नंबर का सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पॉपुलेशंस यानी कि समष्टि संदर्भ, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शकरकंद तथा आलू उदाहरण है। शकरकंद तथा आलू किसके उदाहरण है? विकास के आधार पर अगर देखा जाए तो शकरकंद तथा आलू क्या हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुल्य रूपिता है। याद रखेंगे, शकरकंद तथा आलू तुल्य रूपिता का उदाहरण है। याद रखेंगे, स्वीट पोटैटोज एंड द पोटैटोज आर, देखेंगे शकरकंद, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटोज आर एग्जाम्पल फॉर द बेस्ड ऑन एवोल्यूशंस के आधार पर क्या है? तो राइट आंसर है इसका एनालॉजियस है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपने इंग्लिश में इसको समझा।
अगला क्वेश्चन है एस एल मिलर थे। एस एल मिलर क्या थे? 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एस ए मिलर थे एशियन वैज्ञानिक, यूरोपियन वैज्ञानिक, अमेरिकन वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक। एस ए मिलर वाज एशियन साइंटिस्ट, यूरोपियन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट और इंडियन साइंटिस्ट। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। एस एल मिलर क्या थे? अमेरिकन वैज्ञानिक थे। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए भागते चलते हैं स्टूडेंट 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक वरण यानी कि चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? कह रहे कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। आपके पास प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई, ये किसके द्वारा दिया गया? सही आंसर है कि यह आप सभी जानते होंगे, अच्छा बिल्कुल जानते होंगे, डार्विन ने दिया था। आगे क्वेश्चन आपके पास है 23वां नंबर क्वेश्चन है कि समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश होते हैं। समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके डैश हों। 23 नंबर क्वेश्चन का आप शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में सामान्यता भिन्नता पाई जाती है इसमें, तो अगला देख लेंगे। फिर इसको अंग्रेजी में अगर देख लेंगे तो कहता है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्क्रीन कभी कभी काम नहीं करता है, बहुत समस्या आती है स्टूडेंट्स। देखो मैं कितना बार से ट्राई कर रहा हूँ, हटने के बाद फिर ये आते हैं, तो देख लेते हैं। समजातीय संरचना वे होते हैं कि होमोजेनियस स्ट्रक्चर्स आर दोज विच हैव, तो सही आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में भिन्नता पाई जाती है, उनमें ऐसे जीवों को हम लोग समजातीय संरचना के आधार पर मानते हैं। सेम बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, बड़ा आसान होता है अंग्रेजी में समझना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा और ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन, देखेंगे प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में कौन ह्यूमोरल प्रतीक्षा के लिए जिम्मेदार है? विच अमोंग फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपके पास 24 का ए हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट्स। याद रखेंगे ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? बी लिम्फोसाइट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए भागते चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कोकीन प्राप्त किया जाता है। कोकीन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आप लोगों को आंसर बताने हैं और समझना है, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ। कोकीन इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये किससे प्राप्त किया जाता है? 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इरिथ्रोजाइलोन कोका से। याद रखेंगे इरिथ्रोजाइलोन कोका से कोकीन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 5वें का 25वें का डी था। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है। अफीम का अधिकतम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? अफीम के अधिक प्रयोग से क्या होता है, इसको आप लोग को बता देना है कि अफीम अगर ज़्यादा आप यूज करते हैं तो क्या कौन सी घटना हो सकती है। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शरीर के वजन में कमी आएगी, भोजन में अरुचि हो गए और बांझपन भी हो जाएगा। याद रखेंगे बाल बच्चे भी जन्म नहीं लेंगे, अफीम पूरे छूट करके कीजिए और फ्री रहिए लाइफ भर। आगे देख लीजिए, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की। याद रखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया था? एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाई। सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज करता कौन है? 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं उसमें कोई आंसर सही नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, कोई इसमें नहीं है जिनको हम लोग सही माने। आप लोग कमेंट करके बताना है कि आखिर उनका नाम क्या है जिन्होंने एक्टिव इम्यूनिटी का खोज की। क्वेश्चन, दवा कितने प्रकार के होते हैं? गजब क्वेश्चन है। दवा कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या अनेक प्रकार का? 28 नंबर का क्वेश्चन सही आंसर है 2 प्रकार का होता है। कई बार इसके बारे में केमिस्ट्री क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है। तो ये रहा था सेट नंबर 2। बढ़ते हैं सेट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं सेट नंबर 3 को। सेट नंबर 3 में आपके लिए फिर से 28 क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। हिंदी और अंग्रेजी में ये भी प्रश्न होंगे। भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है क्लोनल जनन के लिए, सोमा क्लोनल विभिन्नताओं के प्रेरण के लिए, संकरण अवरोधकों को दूर करना, विषाणु मुक्त पौधे विकसित करने के लिए, एम्ब्रॉय कल्चर इज यूज्ड फॉर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह जो है संकरण अवरोधकों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन है आपके पास, डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? ये लाइसोजाइम या फिर सेलुलोज,
काइटिनेज या फिर क्यूटिनेज। अंग्रेजी में प्रश्न है, ड्यूरिंग एन DNA प्यूरिफिकेशन विच एंजाइम इज यूज टू ट्रीट प्लांट सेल्स। सही आंसर दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि काइटिनेज। याद रखेंगे काइटिनेज इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव है। वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव है। जीनेटिक इंजीनियरिंग, इकेबाना तकनीक, उत्तक संवर्धन, क्रोमोसोमल इंजीनियरिंग। It is now possible to breed plants and animals with desired characters through। सही आंसर तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके पास जो है आप देख पा रहे हैं ये होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर जो तीसरे क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इटाई रोग उत्पन्न करता है। इटाई रोग जो होता है वह कौन उत्पन्न करता है। चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कैडमियम। याद रखेंगे इटाई रोग उत्पन्न करने का कारण जो होता है चौथे नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, कैडमियम की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है। कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है। पांचवें नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीजन के माध्यम से। ऑक्सीजन के माध्यम से इसका राइट आंसर होगा। रूट फॉर्मेशन इज इन कैलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाई, सही आंसर होगा एक्सन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। छठा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। छठा नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होता है रिप्लेक्शन का एक ओरिजिन या फिर उसके बाद रेप्लिकेशंस के बहुत सारे ओरिजिन। डीएनए का रिपेयर यानी कि नहीं होता है, रिपेयर नहीं होता। रिप्लिकेशन प्रक्रिया बहुत धीरे प्रकार से होती है। बैक्टीरिया क्रोमोसोम में होता है इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सही आंसर आपको कथन उसमें से चुन लेने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छठे का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रिप्लिकेशन का एक ओरिजिन जो होता है वह बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में उपस्थित होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। एक साधारण सा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर आप लोग जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन 5 जून यानी कि 5 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीलदेह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है। नीलदेह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित कराया गया है। तो आठवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेथेनोग्लोबिन यानी कि ब्लू बॉडी सिंड्रोम इज ड्यू टू, राइट आंसर मेथेनोग्लोबिन ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 9वां नंबर प्रश्न है, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं। उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं कौन है। 9वें का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि वेरिएशंस फाउंड इन द टिश्यूज कल्चर इज, अब का सही आंसर 9वें का ए नंबर ऑप्शन सही है, वो है सोमोक्लोनल विभिन्नताएं, सोमोक्लोनल वेरिएशंस इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वाहित जलमल उपचार किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। वाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द स्वेग ट्रीटमेंट माइक्रोबेस आर यूज्ड, राइट आंसर 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपचार में यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के स्थान पर। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है। नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है। रेगुलर जेनस इज ऑल्सो कॉल्ड, याद रखेंगे नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है। 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसको निरोधक जीन कहा जाता है। नियंत्रक जीन को निरोधक जीन या इनहिबिटरी जीन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि यूकेरियोट्स में इंटीग्रेटेड जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है। यूकेरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है। इसको अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे तो सही आपके पास होगा इंटीग्रेटर जीन और ऑफ इकोरेगेट्स वर्क्स एज अ विच टाइप ऑफ द जीन ऑफ द प्रोकैरियोट्स। सही आंसर आपके पास 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है नियंत्रक जीन के रूप में यानी कि रेगुलर जीन के रूप में।
13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा इसमें से आपको चुन लेना है। दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल, कौन सा एमिनो अम्ल जो होता है वह दाल में अनुपस्थित होता है? यह 13 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथिओनिन और सिस्टीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अंग्रेजी में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द अमीनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन पर्ल्स? याद रखिए सही आंसर आपके पास जो कुछ भी प्रदान किए गए हैं उसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो है मेथिओनिन एंड सिस्टोन, आगे सिस्टीन। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन बनता है? प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो के बीच किस प्रकार का बंधन बनता है? 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। सही आंसर आपके पास, विच टाइप्स ऑफ द बॉन्ड ऑफ द फॉर्म बिटवीन टू एमिनो एसिड्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेप्टाइड। याद रखेंगे पेप्टाइड इसका सही आंसर है। प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? सही आंसर पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब किसी उत्परिवर्तन में फ्यूरिन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं। याद रखेंगे प्रश्न आपके सामने फिर से, जब किसी उत्परिवर्तन में फ्यूरिन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाता है तो इसे कहते हैं। व्हेन पिरामिडीन बेस इन सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द प्यूरिन इन द म्यूटेशंस इज कॉल्ड? सही आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसवर्सन इसको कहते हैं, ट्रांसवर्जन इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा। 16 नंबर है, जीन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं। जीन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है इन्हें क्या कहते हैं? 16 नंबर का सही आंसर एंडोएस्पर्मिक कहा जाता है इसको। याद रखेंगे इन द मैच्योर सीड विच कंटेन्स एंडोस्पर्म्स इज कॉल्ड, राइट आंसर है एंडोएस्पर्मिक इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न देखिएगा कि पुरुष तथा स्त्री के युग्मों का संलग्न डैश का निर्माण होता है? पुरुष तथा स्त्री के युग्मों के संलयन से डैश का निर्माण हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा मजबूत क्वेश्चन नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। डैश इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल जेमेट्स। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जाइगोट का निर्माण किया जाता है। अगला है कि संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। संगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं, यानी कि बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फोइट्स डेवलप्स। सही आंसर है इसका 18 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाद और उंगलियों का निर्माण हो गया रहता है। सही आंसर 18 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि लिम्स एंड डिगिस का निर्माण हुआ रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, XX, XY, YY या इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का सही आंसर, बखूबी इसका आंसर आप लोग इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे शुक्राणु में किस प्रकार के गुण क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, कोई सत्य नहीं है इसमें से। 19 नंबर का सही आंसर इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन रिलैक्सिन। आप लोग देखिए, अगर ये नहीं बात किया गया होता तो आप XY गुणसूत्र मार करके चले आइएगा। ध्यान रखिएगा, रिलैक्सिन स्रावित होता है 20 नंबर स्रावित होता है। रिलैक्सिन किससे स्रावित होता है? 20वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, रिलैक्सिन सेक्रेटेड फ्रॉम, इसका गर्भाशय से, अपरा से, डिंब वाहिनी नलिका से या अंडाशय से। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय से। रिलैक्सिन किससे स्रावित होता है? सही आंसर है अंडाशय से रिलैक्सिन स्रावित होता है। 20वें का डी नंबर आंसर सही है। आइए देखते चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं में शल्य प्रक्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को कहते हैं। महिलाओं में शल्य प्रक्रिया द्वारा बांधीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन द फीमेल नॉन एज, ये किस रूप में जाना जाता है? 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नलिका उच्छेदन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में जो है ट्यूब एक्टोमी के नाम से जानते हैं, ट्यूब एक्टोमी के नाम से जानेंगे, ट्यूब टोमी के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नर जर्मिनल कोशिकाएं होती हैं। नर जर्मिनल कोशिका होती है द्विगुणित, अगुणित, त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगुणित होते हैं। कहता है कि मेल जर्मिनिकल सेल्स आर
डिप्लोइड के रूप में जाने जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सुजाक यानी कि गोगोरिया रोग है जल जनित रोग, हवा जनित रोग, यौन संचालित रोग या फिर जो है रोग नहीं है। सुजाक यानी कि गोनोरिया रोग जो होता है यह किस प्रकार की है? तो आसान सा आंसर है, इसका कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यौन संचालित रोग है जिसको गोनोरिया के नाम से जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होता है, हाइड्रोफोबिया एवं एड्स किसके कारण से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह वायरस जनित रोग है। आसान से क्वेश्चन समाने लगे। बीसीजी का टीका बच्चों के किस बीमारी के से बचाव के लिए लगाया जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यह जो है बीसीजी का टीका किस बच्चों को किस रोग बीमारी से बचाव के लिए लगाते हैं? 25 का सही आंसर क्षय रोग, इसका सही आंसर हो जाएगा कि बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू द चिल्ड्रेन टू द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, राइट आंसर ट्यूबरकुलोसिस। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की अम्ल नस्ल उच्च दुग्ध उत्पादक की है? निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल उच्च उत्पादक की? दूसरी बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होलेस्टीन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी मछली जो है वह समुद्र में पाई जाती है? 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, ये बॉम्बे डक जो होती है यह मछली समुद्री जल है। लेबियो कतला क्लेरिसियर ये समुद्री मछली नहीं है, लेकिन बॉम्बे डक जो है यह एक समुद्री मछली है। तो स्टूडेंट्स देख लेंगे अंत में मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सीरी कल्चर या इनमें से कोई नहीं। और आप सभी जानते होंगे 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है, ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था। इस प्रकार से तीसरा नंबर सेट कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते चलते हैं चौथे नंबर सेट। तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं सेट नंबर 4 को, जो कि उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें भी 28 क्वेश्चंस होंगे। इनमें से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि कच्चे नारियल का दूधिया पानी है, कच्चे नारियल का दूधिया पानी है मिल्की वाटर ऑफ द ग्रीन कोकोनट इज, क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा, यह द्रवित भ्रूणपोष होता है। कच्चे नारियल का दूधिया पानी जो होता है वह द्रवित भ्रूणपोष होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म इसको कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन चेन समापन कोडॉन है? इनमें से कौन चेन समापन कोडॉन कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेन टर्मिनेशंस कोडॉन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, यू ए। याद रखेंगे कैपिटल यू और कैपिटल ए के रूप में, ये डबल ए के रूप में माना जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? इनमें से कौन सी बैक्टीरिया जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? नो स्टॉक या फिर एनाबेना, उसके बाद ऑसिलेटेरिया या इनमें से सभी? तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग साइनोबैक्टीरिया एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स? तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि टी डीएनए पाया जाता है, टी डीएनए पाया जाता है सेकेरो माइसेज में या फिर एग्रोबैक्टीरियम्स में, पेनिसिलियम में या पक्शिनिया में? टी डीएनए इज फाउंड इन, तो सही आंसर होगा चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है टी डीएनए। अगर कैपिटल टी यहाँ पर लिखा गया है। आगे देख लेंगे। कहता है कि अनुनम्लियते परागित फूल होते हैं, यानी कि जो आपके पास चेस्टोगेमेनियस जो फ्लावर्स होते हैं, जो ये चेस्टिगमियस जो फ्लावर्स होंगे वह उसमें जो क्या होते हैं, किस प्रकार की होती हैं? कीट परागित होते हैं, चमगादड़ परागित होते हैं, स्वपरागित होती हैं या जल परागित होती हैं? पाँचवें नंबर का सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको हम लोग स्वपरागित के नाम से जानेंगे। अगला छठे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है? इनमें से कौन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है? कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग लिंक्स द स्मॉल पीसेस ऑफ द डीएनए? सही आंसर हो जाएगा छठे नंबर का सही आंसर आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए लाइगेज इसको कहा जाता है। इनमें से कौन डीएनए के छोटे टुकड़ों को जोड़ता है? डीएनए लाइगेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्यों की आंत में असाधारणता पाया जाता है,
वह बैक्टीरिया जो जंतु और मनुष्यों की आंत में साधारणतया पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास बैसिलस एंथ्रोसिस या फिर विविरियो कोलेरी या ई कोलाई या फिर कोराइनो बैक्टीरिया। तो इसका अंग्रेजी में थोड़ा सा वर्जन देख लेंगे, जरूरी है इसको अंग्रेजी में देखना। द बैक्टीरियम्स डैट कॉमनली लिव्स इन द एनिमल्स एंड द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो सही आंसर, तो वह बैक्टीरिया जो जंतुओं के मनुष्य की आंत में साधारणतः जंतु और मनुष्यों की आंत में दोनों में साधारण रूप से पाए जाते हैं। सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई कोलाई इसका राइट आंसर है। इसको तुरंत पहले बता दें ई कोलाई क्या होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक क्या है। प्राकृतिक तंत्र के दो मुख्य घटक है पौधे और जंतु, जैविक और अजैविक, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज लवण चक्रण, इनमें से सभी। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स आर। तो 8वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो होता है जैविक और अजैविक, इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोटिक एंड अबायोटिक के नाम से इसको जानेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ युग्मन कहलाता है। नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ युग्मन क्या कहलाता है। युग्मन संयुग्मन कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन्स या त्रिसंलयन या सजात पुष्पी परागन कहा जाएगा या फिर निबिलता कहा जाएगा। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स विद द सेकेंडरी, इसके बाद न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो 9वें नंबर का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कि आपके पास ट्रिपल फ्यूजन इसको कहा जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मॉडल इज प्रपोज्ड बाय। तो 10वें का सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैकब और मोनेड ने इसको प्रस्तावित किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल हैं उत्पादक, जीवभार, ये कार्बोहाइड्रेट या सूर्य की ऊर्जा। 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि जीवभार होता है। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द एन इकोसिस्टम इज बायोमास, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 12 नंबर के साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है। साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है, उसको क्वेश्चन कहता है कि साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसके बाद एसिटोबैक्टर है, एसिड है, एसिटी है, ईस्ट है या एस्पाइरिलिस नाइजर है या स्ट्रेप्टोकोकस है। 12वें नंबर का सही आंसर आप लोग के सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एस्पराइजस नाइजर इसका सही आंसर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण है। वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। सूरजमुखी, मक्का, अंजीर या फिर यक्का। देखिए मक्का भी लिखा है, यक्का भी लिखा है। तो 13वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है मक्का। याद रखेंगे मक्का इसका राइट आंसर होगा। वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, मक्का। कहता है कि एनेमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन द, इसके बाद इसका आंसर है मेज में इसको दिखाई देता है, मकई में जिसको बोलते हैं आप लोग। राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है। राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है। तो इस ऑप्शन है मेगासोम कहलाता है, माइक्रोसोम कहलाता है, ओलिगोसोम कहलाता है या पॉली राइबोसोम कहलाता है। ए लार्ज क्लस्टर ऑफ द राइबोसोम इज कॉल्ड। तो 14 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर हो रहेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ख और ग दोनों ही सही है। तो एक मिनट रुक जाइएगा, 14 नंबर का ये नहीं, सॉरी पॉलीराइबोसोम इसका सही आंसर है। राइबोसोम का एक बड़ा झुंड क्या कहलाता है, पॉलीराइबोसोम। पॉली का मतलब ही होता है बहुलक, यानी कि बहुत सारे। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें है। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें है। 15 का सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसमें भी होगा। इसके जीवभार और उसके बाद सामग्रियों के चक्रण में। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें भी है, इसके जीवभार में और सामग्रियों के चक्रण में। तो कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोसिस्टम लाइंस इन द बोथ ए एंड सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 16 नंबर के निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है, इसका आंसर आप लोग हमें मतलब मैं बता रहा हूँ, घबराइए नहीं, आदत सी हो गई है कि हमें कमेंट कीजिए। चलिए 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इस बार फिर से सही हो जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया और माइकोराइजा या सहजीवी, इन सभी में जैव उर्वरक होते हैं।
तो ये सभी के सभी जैव उर्वरक हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ये बायो फर्टिलाइजर, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है। कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स प्रेजेंट इन द मेमेलियंस टेस्ट हेल्प इन द मॉरिस स्पर्म्स, तो सही आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से सर्टोली कोशिका इसका सही आंसर है। सर्टोली सेल्स, कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है। सर्टोली कोशिकाएं इसका सही आंसर होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु के बीच भाग में स्थित होते हैं। मानव शुक्राणु के बीच भाग में क्या उपस्थित होता है। राइट आंसर है कि मानव शुक्राणु के बीच में जो है केंद्रक उपस्थित होता है। मिडिल पीस ऑफ द मैमेलियंस स्पर्म जो है कंटेंस, तो राइट आंसर है न्यूक्लियस। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अग्रपुंज पाए जाते हैं। अग्रपुंज किस में पाए जाएंगे। शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडाशय में या युग्मनज में। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु में पाया जाता है। एक्रोसोम्स इज प्रेजेंट इन क्या होता है स्पर्म, राइट आंसर होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। गठर यानी कि किसकी गुहा है। गठर यानी कि एंड्रम किसकी गुहा है, इसका आंसर आप लोगों को मतलब देखना है और इसका सही आंसर होगा। 20वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राफी पुटक। गठर यानी कि एंड्रम किस में पाया जाता है। एंट्रम इज कैविटी, सही आंसर होगा ग्राफियन फॉलिसिल यानी कि ग्राफिक पुटिक में पाई जाती है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि मानव में कौन सी प्रजनन की क्रिया होती है। मानव में कौन सी प्रजनन की क्रिया होती है, अलैंगिक लैंगिक दोनों या कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक होती है। विच प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शंस फाउंड इन क्या होगा ममल, सो सही आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। आगे क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियाँ किस सिद्धांत पर काम करती है। अंडाणु में शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर, अंडाणु में शुक्राणु के संगम को न रोकने के सिद्धांत पर, अंडाणु की उत्पत्ति को रोकने के सिद्धांत पर या शुक्राणु की उत्पत्ति को रोकने के सिद्धांत पर। नेचुरल प्रोसेस ऑफ द कंट्रासेप्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है कि अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर काम करती है गर्भ निरोधक गोलियां। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। कहता है कि ओव्यूलेशंस इज द इंड्यूसेस बाय द हार्मोन कॉल्ड, तो सही आंसर आप लोग को मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रेरित से द्वारा प्रेरित होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। LH इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि टी लिम्फोसाइट्स कहाँ उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ उत्पन्न होता है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि यह अस्थि मज्जा में उपस्थित होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा में। आगे देखेंगे 25वां नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा देख लेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हिस्टामिन संबंधित है, एलर्जी से संबंधित है हिस्टामिन, तो याद रखेंगे हिस्टामिन इज एसोसिएटेड विद द, तो राइट आंसर एलर्जी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर रेबीज का टीका किसने खोजा था, तो वैक्सीन ऑफ द रेबीज वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी कि किसने रेबीज के टीके को खोजा था, तो इसका राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पास्चर ने। याद रखेंगे रेबीज के टीके का खोजकर्ता कौन है, लुई पास्चर जिनका नाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है। प्रश्न है कि पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एलर्जी कहलाती है। द रिएक्शन अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम बाय द एनवायरमेंटल एंटीजेंस इज कॉल्ड, तो राइट आंसर होगा एलर्जी। अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा इस सेट का और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको पढ़िए। प्रश्न है कि एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है।
जाता है। एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? प्रतिहिस्टामिन का, एड्रेनालिन का, स्टेरॉइड का, या इनमें से सभी का? तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डायमिनिश द सिस्टम सिम्पटम्स ऑफ द एलर्जी? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग देख लेंगे। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिहिस्टामिन यानी एंटी हिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। तो 4 सेट हो गए हैं, बढ़िए आगे वाले सेट की तरफ। स्टूडेंट्स सेट नंबर 6 जो 6 अब हम लोग देखेंगे, चूँकि 5 नंबर जो सेट है उसका PDF काम नहीं कर रहा है, तो 6 नंबर सेट को देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके पास कि इनमें से किसकी पत्तियों से नए पौधे निकलते हैं? ये प्रश्न है आपके सामने कि निम्न से कौन सी पत्तियों में से नए पौधे निकलते हैं। कहता है कि न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द लिप्स इन, तो आइकोर्निया या फिर ब्रायोफिलम या फिर साइकस या ग्लेडियोलस। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर पहले नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफिल्म इसका राइट आंसर होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, मनुष्य की त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य की त्वचा का रंग इनमें से किसके माध्यम से नियंत्रित होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पॉलीजीन की 3 जोड़े द्वारा। तो याद रखेंगे, तो स्किन कलर ऑफ मैन इज कंट्रोल्ड बाय द 3 पेयर्स ऑफ द पॉलीजियंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास ए था। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र है सदैव बंद सदैव खुला, दोनों खुला और बंद जीव भार पर निर्भर करता है, दोनों खुला और बंद समुदाय पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर तीसरे नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदैव खुला है। पारिस्थितिकी तंत्र सदैव खुला हुआ एक भाग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंगुलिकाएं किसका लार्वा है? क्वेश्चन है अंगुलिकाएं किसका लार्वा है? फिंगर लिंग्स आर लार्वे ऑफ द, तो राइट आंसर है लार्वा ऑफ किसका लार्वा है? ये अंगुलिकाएं। तो चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मछली। अंगुलिकाएं किसका लार्वा है? राइट आंसर मछली हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि लघु बीजाणुधानी के आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है। लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति क्या कहलाती है? द न्यूट्रियस इनर वॉल ऑफ माइक्रो प्रेग्रेसियम इज कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसको टैपिटम कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति टैपिटम कहलाती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है इकोलाई के लैक ओपेरन के प्रेरक अणु का एक रासायनिक प्रक्रम है। इकोलाई के लैक ओपेरन के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है। 6ठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर है डाइसेकेराइड्स। ई कोलाई के लैक ओपेरन के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है, इसका सही आंसर है डाइसेकेराइड्स का। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन निम्न में से किनके द्वारा होता है। प्रश्न है कि एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन निम्न में से किसके द्वारा होता है। इन नेचुरल इकोसिस्टम्स डीकम्पोजिशन से टेक्स प्लेस बाई। तो राइट आंसर 7वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैक्टीरिया एवं फंजाई के द्वारा। बैक्टीरिया एंड फंगस इसका राइट आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पीसीआर तकनीकी का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। पीसीआर तकनीकी का उपयोग किसका प्रयोग के लिए पता लगाने के लिए करते हैं। पीसीआर टेक्निकल इज कहता है रोटीनली यूज टू द डेटेड ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HIV, यानी कि पीसीआर का जो ये होगा तकनीक होगा उसको HIV की जो है पता लगाने के लिए मुख्य रूप से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एंट्रप्स बीजांड होता है। 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एंट्रप्ट बीजांड होते हैं। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो एंट्रप्ट बीजांड होते हैं वह उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बी एवं ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चों का संभावना ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो अगर किसी बी एवं ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता हैं, माता बी और पिता ओ ग्रुप वाले हैं, तो इसके बच्चे की संभावित ब्लड ग्रुप क्या हो सकती है। तो इसका 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी और ए, ओ दोनों हो सकती है, बी और ओ। द पॉसिबल ऑफ द ब्लड ग्रुप इन द चिल्ड्रेन फ्रॉम द पेरेंट्स विथ द बी एंड ओ ब्लड ग्रुप आर। तो राइट आंसर बोथ ए बी एंड ओ।
आगे, ऊर्जा की वह मात्रा जो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रभावित होती है। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10%। 10 का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस में रहता है। प्रश्न आपके सामने दिखाया जा रहा है कि बायोगैस में रहता है। बायोगैस में क्या रहता है? इसको CO2, H2S या CH4 या इनमें से सभी के सभी उपस्थित रहते हैं। 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि बायोगैस में इनमें से सभी के सभी उपस्थित रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे अधिक कौन रहता है? CH4। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का बाह्य चोल बना होता है। एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको सही आंसर होंगे स्पोरोसेलुलोज का बना होता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है इकोलाई के लैक ऑपेरन में संरचनात्मक जीनों की संख्या कितनी होती है? इकोलाई के लैक ऑपेरन में संरचनात्मक जीनों की संख्या कितनी होती है? 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 होती है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन द लैक ऑपेरेंस इन द इकोलाई? राइट आंसर है अगला क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको लिंडमैन ने दिया था। 10% लॉ ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इन द फूड चेन इज गिवन बाई। तो राइट आंसर होगा लिंडमैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कार्बनिक खेती में उपयोग नहीं किया जा सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग? किसको जो है कार्बनिक खेती के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घोंघा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। स्नेल का प्रयोग जो होगा वह नहीं हो सकता है। अगला देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? सर्टोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर है सर्टोली कोशिका जो होती है शुक्रजनक नलिका में पाई जाती है। 17 नंबर का बी आंसर है कि एस्ट्रोल सेल्स आर फाउंड इन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सेमी निफ्रियोस ट्यूबल्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के किसके संपर्क में आता है? निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के किसके संपर्क में आता है? तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारदर्शी अंडावरण, यानी कि जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजी में आंसर है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कॉन्टेक्ट विद द विच पार्ट ऑफ द ओवम। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्तनपान अनर्ताव यानी कि लैक्टेशनल एमेजोरिया क्या है? स्तनपान अनार्तव यानी कि लैक्टेशनल एमेजोरिया क्या होता है? लैक्टोसिया एमेरिसन्स इज क्या है ये? 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि को जो है स्तनपान जो है अनार्तव कहा जाता है। थोड़ा सा दिक्कत होता है, कुछ बहुत ज़्यादा कठिन शब्द आ जाते हैं बायोलॉजी में। क्या यौन शिक्षा विद्यालयों में आवश्यक है? हाँ, नहीं, केवल सही क्षेत्र में आवश्यक है, केवल ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में आवश्यक है या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक है? 20 नंबर का सही आंसर है बिल्कुल हाँ, होनी चाहिए। इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन द स्कूल? यस। आगे क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है? आपके पास देखना है कि इनमें से कौन सी जो गोली है वह गर्भ निरोधक गोली है। आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहेली। याद रखेंगे विच वन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि कौन सा इसमें से गर्भ निरोधक गोली है? तो सहेली जो है एक प्रकार की गर्भ निरोधक गोली का नाम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन जो शुक्राणु जनन में सहायक है। प्रश्न है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन जो शुक्राणु जनन में सहायक होती है, इनमें से कौन सी है? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, FSH और LH। याद रखेंगे FSH और LH। आप अंग्रेजी में क्वेश्चन को देख सकते हैं।
क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम करके इधर साइड करने की आवश्यकता है। चलिएगा देखते चलते हैं। प्रश्न है कि झालर यानी कि फिमरी कहाँ पाए जाते हैं? झालर अर्थात फिमरी कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय के पास, शुक्रजनक नलिका में, स्त्री के बाह्य जननांग के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडाशय के पास पाया जाता है। तो आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार का कारक है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि? 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। डेंगू बुखार का कारक कौन है? विषाणु होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं उसे क्या कहते हैं? एनी डिजीज इजिली कम्युनिकेबल फ्रॉम द वन पर्सन टू द अदर आर कॉल्ड। तो सही आंसर आप लोग इसमें चुन सकते हैं। 25 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रामक बीमारी कहा जाता है। थोड़ा सा 1 मिनट सुनेंगे। वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो जाते हैं, माने संचारित हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रामक रोग। सूक्ष्मजीव के कारण होने वाला भी रोग कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज इसको कहते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें डाउट्स हो रहा था अंग्रेजी पर ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेबल्स यानी कि कम्युनिटी बनते जाता है, इसलिए उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग कहा जाता है। नवजात शिशु अपने माँ के दूध से निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है? जो बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, वे अपनी माँ से दूध में कौन सी प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में पाते हैं? तो इसका 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप लोग देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है IgA के रूप में जाना जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि थाइमस पाया जाता है। थाइमस किस में पाया जाता है? इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। थाइमस किस में पाया जाता है? हृदय के पास, गुर्दे के पास, यकृत के पास या वृषण के पास? तो राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कि थाइमस जो होता है वह हमेशा हृदय के पास पाया जाता है। एट लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे इस सेट का, जो कि 6ठा नंबर सेट है। मेंडल ने काम किया। मेंडल ने काम किस पर किया था? मटर पर, चना पर, अरहर पर, खेसारी पर। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसने मटर पर काम किया था। तो उम्मीद करते हैं कि 6 सेट हो गए हैं। 7वें सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए अब देख लेते हैं सेट नंबर 7 को। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलती है? मतलब निम्नलिखित में से कौन ऐसा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डू ब्लॉसम ओनली वन इन 12 ईयर्स? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीला कुरेंजी जो होता है 12 साल में उसका एक बार पुष्प खिलता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल का एक संकर अनुपात होता है। मेंडल ने जो अपने नियम दिए थे उसमें उसने संकर अनुपात कितना बताया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3:1 बताया था। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो इज, तो 3 इसका एक आंसर हो जाएगा 3:1। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो 3 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से। ताजमहल लोकेटेड इन द आगरा इन अ डेंजर ड्यू टू व्हिच गैस? राइट आंसर SO2। 4th नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? राइट आंसर होगा 4थे नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा ये है टैक पॉलीमरेज। तो कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? 5वें नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजांडकाय का आंसर। ये जो आपका परिस्पर्म्स इज द रेसिडुअल पार्ट ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग? तो राइट आंसर आपने देखा था न्यू सेलस का, इसका सही आंसर होगा। वैसे जीव जिसके पास 2 एक समान एलील होते हैं क्या कहलाते हैं? 6ठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसे संयुग्मजी कहलाते हैं। युग्मजी कहलाते हैं वैसे जीव जिसके पास 2 एक समान एलील होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म विथ द आइडेंटिकल एलिसिस इज सेड। राइट आंसर अगला आपने देख लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वाहित जल मल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग्स इज एक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्वैग्स? तो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया इसका सही आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न कहता है कि एडिनोसिन यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज की
कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? 8वें का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन थेरेपी के माध्यम से इसको सही किया जा सकता है। डिफिशियंसी ऑफ द एडोनोसिन डिमेंसेस कैन बी ओवरकमेंड बाई, तो राइट आंसर आपने देखा था जीन थेरेपी इसका सही आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वर्णांधता के रोगी पहचान नहीं कर सकता है? लाल तथा पीले रंग में, हरा तथा नीले रंग की, लाल तथा हरे रंग की, किसी भी रंग का। ए पर्सन ऑफ द सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस कैन बी डिफरेंशिएटेड बिटवीन, या कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, वह किनके बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है? 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल तथा हरे रंग के बीच में उसको जो है अंतर समझ में नहीं आता है, जो आदमी कलर ब्लाइंड से ग्रसित होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं? विभिन्न प्रकार की आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको हम लोग ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रकार की आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण को ट्रांसलेशन कहलाते हैं। प्रोटीन साइंथेटिसिस फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए इज कॉल्ड द ट्रांसलेशंस। अगला आगे देखते हैं कि बैक्टीरियोफाइजेस मार देता है। बैक्टीरियोफाइजेस क्या करता है? बैक्टीरियोफाइजेस किल, किसको किल करता है? 11 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह बैक्टीरिया को मार देता है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि बीओडी का पूर्ण रूप है। बीओडी का पूर्ण रूप क्या होता है? 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे याद रखेंगे फुल फॉर्म ऑफ द बीओडी था। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर कि जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है? शाकाहारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज, आपने देखा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एलिसा परीक्षण में जो प्रयुक्त होने अभिकर्मक है वे कौन सा है? एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेस या लाइगेज या पेरोक्सीडेज। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरोक्सीडेज इसको कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूज्ड इन द एलिसा टेस्ट। आगे बढ़ते चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? यह एनिमिलिया एवं मोनेरा होते हैं, प्रोटिस्टा एवं एनिमिलिया होते हैं, कवक एवं पादप, जीवाणु एवं कवक होते हैं। तो अपघटक रियल में क्या होते हैं? तो कहता है कि डीकम्पोजिशंस आर्स, तो ये होते कौन है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जीवाणु और कवक होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? एसिटिलीन, एथिलीन या क्लोरोफोरो कार्बन या मीथेन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ द ओजोन होल्स। नर, क्वेश्चन नंबर 17 है कि नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है? तो कहता है द मेल गर्म्स सेल्स इंडरगो मेयोटिक डिवाइसेस फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशंस ऑफ। तो 17 नंबर का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु इसका सही हो जाएगा आंसर, स्पर्म। आगे बढ़ते चलते 18 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है योनि में, जन्मनाल में या फिर अंडाशय में? कहीं नहीं। 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योनि में खुलता है। द यूट्रियस ओपन इन द थ्रू द नैरो सर्विक्स इन वजीना। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है पित्तपिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियस किस हार्मोन्स को स्रावित करता है? तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोजिट्रॉन को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं। गर्भानिरोधन यानी गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहते हैं? 20वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है चिकित्सकीय संगर्भता समापन। तो कहता है इंटेंशनल ऑफ द वॉलेंट्री terminations of the pregnancy before fuel terms in the cold। तो राइट आंसर होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो MTP के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों के में निषेचन की क्रिया को कहते हैं। तो प्रश्न आपके सामने, शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक निषेचन, पात्र निषेचन या जीव निषेचन, दोनों ए और बी इसका सही
आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको पात्रे निषेचन के नाम से, पात्रे निषेचन या जीवन निषेचन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, देखेंगे इनमें से कौन ताम्र मोचक आईयूडी है। याद रखेंगे इनमें से कौन ताम्र मोचक आईयूडी है, तो विच इज द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो 22 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर टी जो होती है ताम्र मोचक आईयूडी के नाम से इसको जाना जाता है। विच ऑफ द कॉपर लीडिंग द कप, आप लोग देख चुके हैं इसको। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि हाथी पांव रोग को कहते हैं मलेरिया, कालाजर, फाइलेरिया या एस्केरियोसिस कहा जाता है। राइट आंसर 23वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको फाइलेरिया कहा जाता है। तो एलिफेंटियासिस इज कॉल्ड इज द फाइलेरिया। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि धूम्रपान से होता है फेफड़े की बीमारी, ब्रैंकाइटिस कहता है, अस्थमा कहलाता है। इनमें से सभी होते हैं। तो राइट आंसर है कि इनमें से सभी के सभी जो हैं यह धूम्रपान की वजह से होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन था स्मोकिंग कॉजेस डिजीज ऑफ द लंग्स, और उसके बाद ब्रोंकाइटिस, उसके बाद अस्थमा, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस था इसका। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तंबाकू दुर्व्यसन से उत्पन्न होता है मुंह का कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी या इनमें से सभी के सभी। तो 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी बीमारी जो होती हैं वह तंबाकू के दुर्व्यसन से होता है। मुंह का कैंसर भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी होता है, हृदय की बीमारी भी होता है। टोबैको एडिक्शन से प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया कहलाती है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी और उसके बाद स्वे असंक्रमता, एलर्जी। तो 26 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको प्रतिरक्षण कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी इज कॉल्ड। तो राइट आंसर होगा इम्यूनाइजेशन। आगे बढ़ते चलते हैं स्टूडेंट्स अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसके अध्ययन को एन्कोलॉजी कहा जाता है। निम्न में से किसके अध्ययन को एन्कोलॉजी कहा जाता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निम्न में से कैंसर कहा जाता है। निम्न में से किसके अध्ययन को एन्कोलॉजी कहता है। तो एन्कोलॉजी जो होता है कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। विच ऑफ द स्टडी अमॉन्ग द फॉलोइंग इन कॉल्ड एन्कोलॉजी, दैट इज कैंसर। अंतिम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है। मलेरिया, फाइलेरिया, क्षय रोग, कैंसर या फिर जो भी आपको ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं। तो 28 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग हो सकता है। तो यह कैंसर जो होती है वो वायरस से भी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी आपको समझ में आए होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। 8वें नंबर सेट की तरफ हम लोग भागने की कोशिश करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं आज के 8वें नंबर सेट को। बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही लोग के लिए तैयार किया गया है, अतः इसको ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी या ऑब्जेक्टिव आपके फंसेंगे अगर इस पर कमांड बना लेते हैं तो। निम्न में से कौन बीजांड का एक भाग नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थेसियस जो होता है वह बीजांड का कोई भाग नहीं है। बाकी तीनों के तीनों बीजांड के भाग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो आगे क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है। आनुवंशिकी के जनक कौन है आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है, आसानी पूर्वक आप इसको मेंडल जो है हु इज़ द कंसीडर्ड ऑफ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। तो मेंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। तो 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेस्टर्न घाट को। निम्न में से किसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट को माना जाता है। विच वन इज द हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। 4था नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द मैन इन द एन इकोसिस्टम। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आएगा। चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सर्वभक्षी होते हैं, सर्वहारी हैं। आगे चिड़िया के द्वारा परागन कहलाता है। चिड़िया के द्वारा तो कहता है पॉलिनेशंस बाय द बर्ड्स इज कॉल्ड। तो चिड़िया के द्वारा परागन को क्या कहा जाता है। 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि mRNA का निर्माण होता है। mRNA फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो mRNA का निर्माण कहाँ होता है। 6ठे नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, केंद्रक होता है। ये मतलब न्यूक्लिक एसिड का ही एक पार्ट होता है।
आगे बढ़ते हैं, जल प्रदूषक का सूचक जीव है। जल प्रदूषक का सूचक जीव कौन सा है? तो 7वें नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ई कोलाई। आगे बढ़ते चलते हैं, तो इंडिकेटर ऑफ द वाटर पॉल्यूशन इज ई कोलाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। 8वें का बी नंबर आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, डेसिबल। तो कहता है कि नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, तो क्या होगा? डेसिबल इज द राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है कि अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय किसका बना होता है? 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंड कोशिका से और सहायक कोशिका से। एग अपैरेटस कंसिस्टेंस ऑफ द, क्या होता है? एग सेल एंड उसके बाद सहायक कोशिका, जिसको हम लोग सेनेरगाइड भी कहते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है? इनमें से किसे जंक डीएनए के नाम से भी जाना जाता है? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको नॉन कोडिंग क्रम के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, देख लेंगे। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक वन तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कहलाता रहता है। एक वन या तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव यह सीधा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर, इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई थी? इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले की गई है? 12 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन का खोज सबसे पहले किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट? तो ये पेनिसिलिन इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन से जनन होता है मुकुलन द्वारा, उसके बाद खंडन द्वारा, जेमुलस के द्वारा या कोनिडिया के द्वारा? 13 नंबर आसान क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोनिडिया के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेंडल ने प्रतिपादित किया है प्रभाविता, पृथक्करण, अपूर्णता प्रभाविता, या क और ख दोनों के दोनों आंसर सही है? तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क एवं ख दोनों आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण क्या कहलाएगा? फिर से देख लेंगे, क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण क्या कहलाता है? तो इसका 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? द पिरामिड ऑफ द एनर्जी इज, ये कैसा है? सदैव उल्टा, सदैव सीधा? अभी तुरंत ये क्वेश्चन मिला भी था। 16 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, सदैव सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रबीस यानी कि कोलेस्ट्रॉम में कई प्रकार के डैश समाहित होते हैं तथा नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो रबीस यानी कि कोलेस्ट्रॉम में कई प्रकार के डैश समाहित होते हैं और जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता का विकास करते हैं या उत्पन्न करते हैं। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिरक्षी इसको हम लोग जानते हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी इसको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर, गर्भावस्था के दौरान गर्भ को पहली गतिशीलता किस माह में देखी जाती है? गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखी जाती है? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वें माह में गर्भ में गतिशीलता आ जाती है। तो द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फोएटिस ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी इज द 5th मंथ। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता, माता, दोनों के द्वारा? तो 19 का सही आंसर आप लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं कि पिता ही इसकी सबसे बड़ा कारक होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 8 से 10 कोरक खंडों यानी कि ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को कहते हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमोर्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? सही आंसर होगा 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको तूतक यानी कि मारूला के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं स्टूडेंट। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु में अग्रपुंज दिखाई दे रहा ना, यानी कि एक्रोजोम का निर्माण किससे होता है? तो शुक्राणु में अग्रपुंज यानी एक्रोजोम का निर्माण किससे होता है? 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोल्गी बॉडी के माध्यम से होता है। इसका सही आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोजोम इज अ स्पर्म बाय गोल्गी बॉडी। आगे बढ़ते चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का ए इसका
सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत दिन का पुराना ये सिस्टम्स, पुराने ये वर्ड हैं। आगे बढ़ते चलते हैं कि ब्रिसन कोष का कार्य होता है। ब्रिसन कोष का कार्य क्या होता है? 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिसन के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना। यही कारण है कि दोस्तों मेल जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मेल का जो ब्रिसन होता है वो शरीर के बाहर रहता है, वरना शरीर के अंदर रहेगा तो उसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो हीट होगा और वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए मेल का स्पर्म बनाने हेतु ब्रिसन को शरीर के बाहरी भाग में टेम्परेचर लेवल को स्थिर रखने के लेवल में रखने के लिए उसको मनुष्य में या फिर जितने भी नर होते हैं उसमें ब्रिसन बाहर रहते हैं शरीर से। किसके अध्ययन को एन्कोलॉजी कहा जाता है? किसके अध्ययन को एन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है? 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइलेरिया को एन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके अध्ययन करना, यानी कि फाइलेरिया के अध्ययन को एन्कोलॉजी कहा जाता है। विच ऑफ द स्टडी इज द कॉल्ड एन्कोलॉजी? दैट मीन यहाँ पर फाइलेरिया, यहाँ पर कैंसर लिख दिया, फाइलेरिया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन या हो सकता है थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो। संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सार्कोमा कहा जाता है। संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहा जाता है। कैंसर अफेक्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि संयोजी ऊतक में होने वाले जो कैंसर होते हैं इसको सार्कोमा के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि IgM एंटीबॉडी पाया जाता है। IgM एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह रक्त में पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख लेंगे ध्यान से, और ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रोग में कीट रोगवाहक होता है? निम्न में से किस रोग में कीट रोगवाहक होता है? इसका सही आंसर 27वें के बाद ये 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया में। निम्न में से किस रोग में कीट रोगवाहक होता है? यानी कि कीट जो होता है वही आप लोग मच्छर वगैरह जानते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह, वही। विच वन ऑफ द डिजीज इज द ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट ऑफ एज वेक्टर? तो राइट आंसर होगा सही आंसर मलेरिया। आगे क्वेश्चन 28 नंबर, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 28 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाउ मेनी पेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन द ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स? तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? 4। तो ये सेट नंबर कितना था? 8। बाकी का भी 2 भी सेट है, घबराइए नहीं, और आगे धीरे धीरे करके बढ़ते रहिए, हल्का हल्का रुक रुक करके पढ़िए, लगातार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पूरे पर जाइए। आइए अब देख लेते हैं सेट नंबर 9 को, और ये इसके बाद अंतिम नंबर सेट हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? इसका सही आंसर है कि खुराना को, यानी कि खुरानाज गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर, खुराना किस लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु खुराना साहब को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि ब्रेड बनाने में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? ब्रेड बनाने के लिए किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है कि ब्रेड बनाने के लिए जो प्रयोग किए जाएंगे सूक्ष्मजीव उसका नाम है एस सेरीवाइसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि सदर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है, यानी कि साउथर्न जो ब्लॉटिंग होती है उसके द्वारा क्या की जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉसिबल बाय साउथर्न ब्लॉटिंग? आरएनए की पहचान करते हैं, पहचान तथा आरएनए प्रूफ द्वारा, आरएनए की पहचान डीएनए प्रूफ द्वारा, और प्रोटीन की पहचान नामांकित एंटीबॉडी द्वारा, डीएनए खंड की पहचान डीएनए तथा या आरएनए प्रूफ के द्वारा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीएनए खंड की पहचान डीएनए या आरएनए प्रूफ के द्वारा, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉसिबल बाय साउथर्न ब्लॉटिंग? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? तो द्वितीयक प्रदूषक आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें से CO, CO2, PAN या एरोसोल। थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को भी पूछा गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो PAN या द्वितीयक प्रदूषक के रूप में प्रयोग की जाती है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट इसको बोला जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिकीय तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिकीय तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर काम करता है? मेढक, फाइटोप्लैंक्टस मछली या जियोप्लैंक्टस? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड इन मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम? तो 5वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5वें का ऑप्शन नंबर सी जो है वह आंसर है मछली। यानी कि इनमें से कौन तालाबीय परिस्थिति के तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है?
मछली, पांचवा का सी आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया गया था? सही आंसर है वनों की बचाव के लिए, यानी कि 6 का सी नंबर। कि चिपको मूवमेंट इज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन फॉर, यानी कि किसके प्रोटेक्शन के लिए? फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन कैंसर का कारण होता है? विच इज द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ अ कैंसर? कहता है ऑन्कोजीन का सक्रियण, ट्यूमर सप्रेशर जीन का निष्क्रियण, प्रोटोऑन्कोजीन या क और ख दोनों के दोनों सही है। सातवें का डी नंबर आंसर सही होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ कैंसर? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैपिटल टीटी और मल्टीपल स्मॉल टीटी है, ये क्या है? किस रूप में इसको जाना जाता है? सही आंसर है टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है इसे, यानी कि 8वां का सी आंसर सही है, टेस्ट क्रॉस ये आपके पास। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर कि बांस की प्रजाति में फूल खिलते हैं। बांस की प्रजाति में फूल खिलते हैं पूरे जीव अवधि में एक बार, 12 वर्ष में एक बार, प्रत्येक वर्ष या 50 से 100 वर्षों में 2 बार। बांस की प्रजाति में फूल कितने वर्षों पर फूलते हैं? 9वें का सही आंसर है पूरे जीवन अवधि में एक बार बांस में जो है फूल आती है। अगला क्वेश्चन है बम्बूस स्पेसीज फ्लेवर जो है ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। 10वां नंबर कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है? प्रश्न है कि कितने प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है? 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। अगर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डीएनए पॉलीमर्स आर एसोसिएटेड विद द यूकैरियोटिक सेल। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर कि स्वस्थाने संरक्षण का उदाहरण है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी के सभी जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान और जीव सफारी ये सभी के सभी स्वस्थानीय संरक्षण के आधार पर आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द C2 कन्वर्जेशन इज ऑल ऑफ देम। आगे क्वेश्चन आपके सामने है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मार्ग होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मार्ग इनमें से कौन सा होता है? 12वें का ऑप्शन नंबर देख लेंगे। उत्पादक होते हैं, फिर शाकाहारी आते हैं, फिर मांसाहारी आते हैं, फिर अपघटक आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पैथ ऑफ द एनर्जी फ्लोइंग इन एन इकोसिस्टम इज देख लेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी करा दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? युग्मनज, अंड या परागन या नर युग्मक? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए युग्मनज। निम्न से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो युग्मनज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइप्लॉइड, यानी डिप्लॉइड तो जाइगोट इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को प्रयोग में लाया क्योंकि? प्रश्न है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को प्रयोग में लाया क्योंकि? 14 नंबर का सही आंसर आप लोग के सामने है और 14 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी भी आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करता है? वितरण, घनत्व, जातीय संरचना या इनमें से सभी पर? 15 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सभी पर निर्भर करता है। कि पैटर्न ऑफ द एनी पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ देम। आगे क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बुरे प्रभावों को नियंत्रित करने से संबंधित है? प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बुरे प्रभावों से नियंत्रित करने से संबंधित है? 16 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ओजोन अवक्षय के लिए। प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बुरे प्रभावों को नियंत्रित करने से संबंधित है? ओजोन अवक्षय के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न कहता है 17 नंबर मानव में डैश निषेचन होता है। 17 का आंसर हो जाएगा मानव में। प्रश्न देखिएगा, मानव में निषेचन होता है बाह्य आंतरिक दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक निषेचन होता है। इन ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशंस एकॉर्ड, सही आंसर है इंटरनल। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी कि ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रश्न है कि एक परिपक्व पुटक से अंडाणु अर्थात ओवम को मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ द रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल्स इज कॉल्ड। क्या है इसका सही आंसर? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडोत्सर्ग इसको कहा जाता है, ओवल्यूशंस इसका नाम होता है।
19 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। प्रश्न है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच की संवहनी संपर्क को बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। डिंब वाहिनी नलिका, ग्रीवा नाल, अपरा और इनमें से कोई नहीं। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको अपरा कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ विच प्रोवाइडेड वैक्यूलर कनेक्शंस बिटवीन फोएट्स एंड द उट्रियस इज कॉल्ड। तो क्या आंसर होगा, इसको प्लेसेंटा अर्थात अपरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन डैश से संपन्न होता है। गर्भाशय, डिंबवाहिनी नलिका, अंडाशय और योनि। 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डिंबवाहिनी नलिका, इसको हम फिलोपियन नलिका के नाम से भी जानते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस फिलोपियन ट्यूब। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि यूगो डेविरिज ने किस पौधा पर कार्य किया था। यूगो डेविरिज ने किस पौधा पर कार्य किया था। यूगो डेविरिज वर्कड ऑन विच प्लांट। सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर डी, इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर इन्होंने काम किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत है। हार्डी वेनवर्ग किसका सिद्धांत है। 22वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक जीव संख्या में देखेंगे अलील यानी कि मुख्य विकम आवृत्तियां और उनके लोकस उसी तरह से होने की, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑप्शन है, ज़्यादा ध्यान नहीं दें इस पर तो ठीक रहेगा। आगे क्वेश्चन है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अग्रपाद की अस्थियां चमगादड़, चीता और मानव के। अग्रपाद की अस्थियां चमगादड़, चीता और मानव के। 23वें का क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि बोन्स ऑफ द फोर लिम्स ऑफ बैट, उसके बाद चीटा एंड द ह्यूमन्स आर, ये कैसे होते हैं। तो सही आंसर आपके पास 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह समजातीय अंक का उदाहरण है। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूमोनिया किससे होता है। न्यूमोनिया जो होती है वो किससे होता है। देखेंगे पहले तो न्यूमोनिया को पी से लिखते हैं अंग्रेजी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। पी न्यूमोनिया इज, यानी कि न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाई, पी न्यूमोनिया नहीं न्यूमोनिया। तो 24 का आंसर होगा न्यूमोनिया किसके वजह से होता है। 24 का बी नंबर आंसर सही होगा और वो आंसर है स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया। यह एक प्रकार की व्यवस्था है जिसकी वजह से यह होता है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है कि मूलतः जलजात रोग है। नहीं, जलजात रोग है कौन सा इसमें से, मूलतः जलजात रोग है। तो पीलिया है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, कैंसर है। तो 25 का सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जलजात रोग के है। यानी कि आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चंस आप लोग इसको जलजात रोग भी, इसको जलजात रोग ही कहा गया। मैंने वाटर बोर्न, याद रखिए जन्मजात नहीं, वाटर बोर्न डिजीज़ कहा जा रहा है। देख लीजिए अंग्रेजी में मेनली वाटर बोर्न, तो देखेंगे जलजात, जल के वजह से, यानी कि पीलिया रोग, पीलिया रोग है। यानी कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स की पहचान सर्वप्रथम हुई थी रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले एड्स रोग की पहचान हुई थी। तो आगे बढ़ते चलते हैं, ध्यान रखिएगा एड्स रोग का मरीज सबसे पहले अमेरिका में पाया गया था। सल्मोनेला संबंधित है, यानी कि सल्मोनेला इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सल्मोनेला जो है संबंधित है टाइफाइड से, इसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड के यह होने वाला कारक होता है। रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी है। रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी क्या है। प्रोटीन है, लिपिड है, लिपोप्रोटीन है या न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। तो रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी क्या है, राइट आंसर इसका है कि 28 का ए, यानी कि यह एक प्रकार का प्रोटीन है। 9वां नंबर सेट आपके पास कंप्लीट हो गया है। बढ़ते चलते हैं 10वें नंबर सेट की तरफ। आज के इस बायोलॉजी के वीडियो जो 10+2 के इंटरमीडिएट के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका अंतिम नंबर सेट हम लोग देख रहे हैं। आइए देख लेते हैं। अंतिम नंबर सेट में पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इनमें से कौन जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है। ऑटोमोबाइल्स, उद्योग, जलता हुआ कोयला या इनमें से सभी। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्सेज ऑफ द एयर पॉल्यूशंस। तो 1 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी के सभी वायु प्रदूषण के कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड जोड़ता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड जोड़ता है, द एंजाइम विच कनेक्टेड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइगेज उसको कहा जाता है।
आगे कहते हैं पीसीआर। अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, आप ध्यान रखिएगा पीसीआर का फुल फॉर्म किसके लिए आवश्यक है। तो आप लोग तीसरे नंबर का क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए संवर्धन। याद रखेंगे पीसीआर डीएनए संवर्धन के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि सोमा क्लोनल, याद रखेंगे सोमा क्लोनल विभिन्नताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है। सोमा क्लोनल विभिन्नताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है। चौथे नंबर का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, उत्तक संवर्धन के लिए। आगे क्वेश्चन है पांचवा नंबर कि विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विषाणु मुक्त पौधे जो होते हैं वे किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। भ्रूण संवर्धन, विभोज्योतक संवर्धन, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन या परागकोश। तो पांचवें नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभोज्योतक संवर्धन। यानी कि वायरस फ्री, याद रखेंगे वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, देखेंगे ये मेरिस्टम कल्चर इसको बोला जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन बंध डीएनए के किन दो अवयवों के बीच रहता है। हाइड्रोजन बंध डीएनए के किन दो अवयवों के बीच में रहता है। छठे नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, कंप्लीमेंट्री क्षार के बीच में। हाइड्रोजन बंध डीएनए के किन दो अवयवों के बीच में रहता है, कंप्लीमेंट्री क्षार के बीच में। अगले बढ़ते चलते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है। इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द क्लोनिंग वेक्टर। सातवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंस कहा जाता है। आगे देख लेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टैक, याद रखेंगे टैक यानी कि TAQ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है। आठवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉर्मस यानी कि एक्वेटिकस के प्राप्त होता है। 9वें नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, रासायनिक संयोजन या वैद्युत संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि केमोफ्यूजन्स और द इलेक्ट्रोफ्यूजन इज यूज्ड फॉर। रासायनिक संयोजन और वैद्युत संयोजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है। 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां नंबर प्रश्न है कि डीएनए का विलयन किया जाता है, विलयन किया जाता है। डीएनए का विलयन किया जाता है कि आइसोलेशन ऑफ द डीएनए इज डॉन बाई। 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीटैब के तकनीक के द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि इनमें कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है। इनमें से कौन सा कैंसर के उपचार में प्रयोग आ जाएगा। टेट्रासाइक्लिन, TSH, इंसुलिन या HGH। तो सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, HGH का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। HGH आप लोग देख चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो बार्ली यानी कि जौ के बीजों में अंकुरन को प्रेरित करता है वो कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा इमाइलेज, यानी कि एन एंजाइम दैट एस्टिमुलेटेड जर्मिनेशन ऑफ द वैरली सीड्स। तो अल्फा इमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पोमेटो किसके बीज का दैहिक संस्कार है। प्रश्न है कि पोमेटो किसके बीज का दैहिक संकर है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है आलू व टमाटर। पोमेटो किसके बीज का दैहिक संकर है। तो याद रखेंगे आलू तथा टमाटर। पोटैटो इज अ हाइब्रिड फॉर द, ये पोमैटो इज द हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन है, डीएनए के थाइमिन पिरामिडीन क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरामिडीन क्षार होता है। डीएनए के थाइमिन पिरामिडीन क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरामिडीन क्षार होता है। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेसिल में उपस्थित होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है। बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीटी कॉटन जो है वह कीटों की एक प्रकार की प्रतिरोधी है। बीटी कॉटन इज द रेसिस्टेंट ऑफ द इंसेक्ट। आगे बढ़ते चलते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर देख लेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन कहता है यूमुलिन, यानी देखेंगे यूमुलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। यूमुलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। यूमुलिन टर्म इज यूज्ड फॉर। 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्यून इंसुलिन के लिए। ह्यूमन इंसुलिन के लिए यूमुलिन शब्द का प्रयोग किया जाता है।
17 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जनतंत्र शरीर के डैश में अवस्थित होते हैं। पुरुष जनतंत्र शरीर के डैश में उपस्थित होते हैं। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्षेत्र में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड एट द डैश ऑफ बॉडी, तो यह है फैल्विक रीजन्स में, यानी कि श्रोणी क्षेत्र में। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंडाणु का निषेचन डैश द्वारा होता है। अंडाणु का निषेचन डैश होता है, योनि, गर्भाशय, अंडाशय या ग्रीवा नल में। तो सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीवा नल में। बढ़ते हैं अपने 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही उपस्थित है, देखेंगे ध्यान से। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को कहा जाता है। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र के में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको अनुकूली विकिरण के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में क्वेश्चन से आप एक बार समझ सकते हैं इसको। आगे क्वेश्चन है 20वां नंबर प्रश्न है कि विकास के डार्विनवाद के दो मुख्य संकल्पनाएं हैं। प्रश्न है कि विकास के डार्विन की दो मुख्य संकल्पनाएं कौन कौन सी है? तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य विशेषताएं हैं, प्राकृतिक वर्ण और सार्वभौमिक अवरोहण। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक वर्ण और सार्वभौमिक अवरोहण इसके सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं स्टूडेंट और देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। और क्वेश्चन कहता है 21 नंबर कि लैमार्क किस देश के थे? लैमार्क किस देश के थे? 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को बता देना है। इंग्लैंड, भारत, अमेरिका और फ्रांस। तो 21 का सही आंसर है कि लैमार्क जो थे वे फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ेंगे, या ऐसे वैज्ञानिक कहें अर्थात इनको एक विद्वान कहें, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा आनुवंशिक रोग है? डायबिटीज, हीमोफीलिया, क्रेटिनिज्म और इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? 22 का बी इसका सही आंसर है, हीमोफीलिया। आप जानते हैं रक्त से संबंधित बीमारी है, अगर ये रक्त लगातार शरीर से निकलता है ये उसका कॉज होता है। कर रहा है क्वेश्चन का रिट्रोवायरस का उदाहरण है। प्रश्न आपके सामने है कि रिट्रोवायरस का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? द एग्जाम्पल ऑफ द रिट्रोवायरस इज, प्रश्न आपके पास है। तो 23 नंबर का सही आंसर है, रिट्रोवायरस का उदाहरण जो है इस दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए है, HIV। रिट्रोवायरस जो होता है HIV का एक उदाहरण है। 24 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि मानव में हाथी पांव रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? मानव में हाथी पांव रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेचुरिया ब्रैकोफटाइसा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास होगा और 25वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन एक वायु जनित रोग है? निम्न में से कौन एक वायु जनित रोग है? ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध कराया गया है, निमोनिया, कालाजार, एस्केरिसिस या इनमें से कोई नहीं। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु जनित। तो कह रहा है कि विच एमोंग द फॉलोइंग इज एयरबोर्न डिजीज। तो निमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? ध्यान से देखते चलिएगा। स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? एक जोड़ा, दो जोड़ा या इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर है, एक जोड़ा होते हैं अर्थात 2। आगे बढ़ते चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन से कि जर्म कोशिकाएं किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं? बाय विच प्रोसेस जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म। किस प्रक्रिया के द्वारा ये निर्माण करते हैं? जर्म कोशिकाएं किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं? 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन आगे है और इस पूरे वीडियो का अंतिम नंबर क्वेश्चन, जो अंतिम नंबर सेट पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत मेहनत लगा हुआ है इस वीडियो को बनाने में, अतः पूरे देख जाइएगा, इससे लाभ जरूर पहुंचाइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्राणु जनन उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु जनन उत्पन्न करते हैं अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज क और ख और ग दोनों सही है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि शुक्राणु जनन उत्पन्न करते हैं शुक्राणु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे पास, उसमें का पहला पार्ट आपको हमने प्रदान कर दिया है। बहुत ही जल्द आपको दूसरा पार्ट भी प्रदान कर दिए जाएंगे। शुक्रिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।